अजमईन व बाइसिल अंबियाء वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारा जो मौज़ूआत के हवाले से सिलसिला चल रहा था वो चूँकि बीच में वक्फा हो गया और आगे भी वक्फा होगा, क्योंकि कमिंग फ्राइडे जो है और उस दिन कन्वेंशन है मरकज़ी, और उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। इसलिए उस सिलसिले को कंटिन्यू करना फ़ायदेमंद नहीं है। इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पे ईरान अमेरिका के हवाले से, इस हवाले से कुछ चीज़ें आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ईरान और अमेरिका की ये जंग कोई नई चीज़ नहीं है। जब से इस्लामी इनकलाब आया है उस दिन से आज के दिन तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें ये मुकाबला न हो। फिर वो मुकाबला कभी ज़ाहिर होता है, कभी खुफिया होता है, कभी जंग किसी मैदान में होती है, कभी किसी मैदान में होती है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ये जंग बंद हुई। और ये भी इम्कान नहीं है कि अगर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इस वक्त अगर कुछ मामलात ऐसे हों कि मामला टल जाए तो फिर नहीं होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये मुखालिफत और जो एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें हैं, ये बिल्ट इन है, यानी अंदरूनी तौर पे लाजमी है कि ये चीज़ें इस तरह से हों। इसको कुरान मजीद ने बयान किया है। मैं आपकी खिदमत में एक आयत जो सूरह मुजादिला में है, और सूरह मुजादिला की आखिरी आयत है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सूरह मुजादिला की टोटल 22 आयत है और आखिरी आयत है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम्हें कोई ऐसा मोमिनीन का गुरोह नहीं मिलेगा जो अल्लाह पे भी ईमान रखता हो, आखिरत पे भी ईमान रखता हो, लेकिन इसके साथ साथ युवादून मन हादल्लाह व रसूलह, लेकिन वो मोहब्बत रखे ऐसे अफराद से कि जो अल्लाह और रसूल के मुखालिफ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मोमिनीन में से कोई ऐसा गुरोह नहीं पाओगे जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता हो और उसके साथ साथ वो उन लोगों से भी मोहब्बत रखे कि जो अल्लाह और रसूल के मुखालिफ है। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। वलौ काना आबाअहुम, चाहे उनके वालिदैन ही क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, चाहे उनके बेटे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, चाहे उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, चाहे उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ये नहीं हो सकता। उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है, उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ताला ने इन मोमिनीन के दिलों में ईमान लिख दिया है। यानी मतलब ये है कि उनके दिलों में ईमान को मुस्तकिल करार दे दिया। अब जिनके दिलों में ईमान हो वो गैर मोमिन के साथ उसकी नहीं बनेगी, और इनके दिलों में ईमान को लिख दिया है। वह अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह,
اور اپنی طرف سے اپنے پاس سے ایک خاص روح کے درجے کے ذریعے سے ان کی تائید بھی کی ہے۔ مومنین کی ہم نے تائید کی ہے روح کے، وہ روح جو ہم نے اپنی طرف سے قرار دیا ہے ان کے لیے۔ یہ روح کا درجہ جس کو روایات میں، اہل بیت کی روایات میں روح ایمان کہا گیا ہے، اس لیے کہ زندگی شروع ہوتی ہے روح سے۔ جس چیز کے ساتھ روح ہے تو وہ زندہ ہے، روح نہیں ہے تو زندہ نہیں ہے۔ زندگی ہمارے ہاں شروع ہوتی ہے یہ نباتات سے، تو یہ روح کا پہلا درجہ ہے جس کی وجہ سے غذا لیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا درجہ جانوروں کے پاس، جس کی وجہ سے اس کے پاس حواس خمسہ ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارادے سے حرکت بھی کرتا ہے۔ یہ روح کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ انسان کے پاس ہے جس کو روح عقل کہتے ہیں، تجربات کرتا ہے، اپنی زندگی بہتر بناتا ہے۔ چوتھا درجہ روح ایمان ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان مومنین کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے خاص روح سے ان کی تائید کی ہے، روح ایمان ان کو عطا کیا ہے، اس لیے ان کی زندگی باقی دوسرے لوگوں کی زندگی سے جدا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے خاص روح کا درجہ عطا کر کے ان کی تائید کی ہے ہم نے۔ تو ہم نے جن کی تائید کی ہے، جن کے دل میں ہم نے ایمان رکھا ہے، وہ ہمارے ہی دشمنوں سے محبت کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ہم نے جو آگے پھر قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ دنیا تو امتحان کا ہے، یہاں پہ تو مشکلات ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ امتحان گاہ میں مشکل نہ ہو تو وہ امتحان نہیں ہوتا، اس لیے یہ تو امتحان گاہ ہے، لیکن امتحان میں یہ مومنین کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ایسے باغات رکھے ہیں، ایسی جنات رکھی ہیں کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی حزب ہے۔ اللہ کی حزب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے مد مقابل ہوگا اس کے ساتھ تو ان کا دشمنی ہوگی، تو ان کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جان لو کہ فلاح پانے والے وہی ہیں جو حزب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی پارٹی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال تھوڑی سی ٹل بھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بس آگے پھر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ مقابلہ جاری رہے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جنگ جب سے شروع ہوئی ہے، پہلے دن سے، ایران کے انقلاب آنے سے آج تک کبھی رکی نہیں اور نہ کبھی یہ رکے گی، یہ جاری رہنے والی ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ایران کی جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں ریجیم چینج، حکومت بدلے، نظام بدلے، اس کے حوالے سے انہوں نے پہلے سے کافی برسوں سے کام کیا ہوا تھا، لوگ تیار کیے ہوئے تھے جو کہ باقاعدہ ایک مسلح جس کو کہتے ہیں کہ تحریک کے لیے آمادہ تھے، ان کو میدان میں لایا گیا تاکہ ان کے ذریعے سے اندرونی حالات خراب ہوں، اور پھر یہ لمبا چلے گا تو باہر سے بھی مداخلت ہوگی، اندر سے
पहले से होगी, बाहर से फिर जब होगा तो ये रिजीम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हुआ ये कि वहाँ पे वो जितने अफराद उन्होंने बनाए थे, जो कि इनके असेट्स थे, सरमाया था वहाँ पे, वो सारे जो है वो इस वक्त या तो कत्ल हो चुके हैं या फिर जो है वो जेलों में बंद हो चुके हैं। ये जो उनका था, ये 2 रात और 2.5 रात इतना चला, उसके बाद जो है वो उस पर काबू पा लिया गया। काबू पे से कैसे पा लिया गया? काबू पा लिया गया ये जो स्टार लिंक के जरिए से इन्होंने रवाबित करना शुरू किए। ये भी पुराना उनका मंसूबा था। ईरान में दरामद कर रहे थे स्टार लिंक के हवाले से रिसीवर्स और अपने अफराद को दे रहे थे, और ईरान भी देख रहा था, तो उसने अपनी तैयारी की। स्टार लिंक को उन्होंने जो है वो जब ईरान ने इंटरनेट बंद कर दी तो स्टार लिंक के जरिए से जो है उन्होंने राब्ता करना शुरू कर दिया, और उनको ट्रेस करके ईरान ने उनके जो अफराद थे वो उनको पहचान लिया, और 2 दिनों में ये सूरत हाल ख़त्म हो गई। अब अंदरूनी तौर पे कोई इस तरह की सूरत हाल मौजूद नहीं है। वो जो उनके अफराद थे, सरमाया था, वो भी वो हाथ से दे बैठे हैं। तो बाहर से हमला हो और अंदर से भी कुछ हो ताकि हुकूमत ख़त्म हो, वो तो मामला ख़त्म हो गया। अब है सिर्फ बाहर से। लेकिन एक और जो है वो चीज़ भी दिखाई जा रही है। वो दिखाई जा रही है कि जी कुछ हिस्से हैं ईरान के जो फारसी बोलने वाले नहीं हैं। जैसे यहाँ पे इस तरफ जो है बलोच हैं, बलोची बोलने वाले हैं। उस तरफ जो है वो आज़री हैं, आज़री ज़बान बोलने वाले, उधर कुर्द हैं, वो बोलने वाले। तो कुर्दों की तरफ जो है वो इराक में ये बैठे हुए हैं, इसराइल और अमेरिका दोनों। और इधर जो आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान एक सूबा है ईरान का, एक मुल्क है, तो वहाँ पे आज़रबाईजान में भी जो है वो इसराइल बैठा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इनके ज़रिए से इन इलाकों में ये जो अफराद हैं अलहदगी पसंद, उनको उठाएंगे और बाहर से हमला करेंगे तो हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी सारा मगरबी जो मीडिया है, सवाए चंद अफराद के जो हैं सिर्फ हुकूमती और इसराइली मौक़िफ़ देने वाले हैं, वरना अक्सरियत जो तज्ज़िया कारों की है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी इससे भी हुकूमत तो ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि असल हुकूमत जो आप बता रहे हैं वो तो बीच वाले इलाके फ़ारस में है। फ़ारस में तो कोई मुखालफत नहीं है, मुखालफत आप एक कोने पे बता रहे हैं। चले आप कामयाब हो गए, बलूचिस्तान अलहदा हो गया। बलूचिस्तान में ईरान की हुकूमत की जो है वो रेट नहीं रही, आज़रबाईजान में भी नहीं रही, कुर्दिस्तान में भी नहीं रही। लेकिन ये तो छोटा सा इलाका है, असल तो ईरान जो है वो बीच वाला इलाका है, उसमें हुकूमत कैसे ख़त्म होगी? तो ये रिजीम चेंज किसी की भी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इस वक्त नहीं आ रही कि कैसे रिजीम चेंज कैसे होगा। एक जो मामला था जैसे कि अभी किया गया यहाँ पे वेनेज़ुएला में के सदर को जो है अगवा किया गया, लेकिन वहाँ पे भी रिजीम चेंज तो नहीं हुई, रिजीम तो वही रही, हुकूमत वही है, वहाँ पे निज़ाम वही है, सिस्टम वही है। आप वहाँ के सदर को जो है वो किडनैप करके और जो है अगवा करके ले गए। इस वक्त तो ठीक है कि मौजूदा सदर जो है अमेरिका का वो हुकूमत में है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन मुश्किल है, लेकिन
ये 1 साल गुजर गया है, 3 साल और गुजर जाएंगे, 4 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अगर किसी ने जो है, इसी वेनेज़ुएला ने जो है वो कर दिया, तो ये तो सदर जो है वो उसके खिलाफ वैसे ही वारंट जारी होंगे जैसे इसराइल के जो है वो उसके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। ठीक है, सीधी सीधी जो है आप दूसरे हुकूमत में जाके, दूसरे मुल्क में जाके किसी के सदर को अगवा कर लेते हैं, ये तो वो है। तो उस तरह का सिनेरियो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसका सबब यह है कि अगर आपने वहाँ पे वो जो 2-3 अफराद के ज़रिए से, जिसको कहा जा रहा है कि अमेरिका ने उनको जो है रिश्वत दी, उन्होंने वो जो जितना दिफाई निज़ाम था उसको एक्टिवेट नहीं किया, उसकी वजह से आप उठा के लाए। यहाँ पे तो आप जो है वो इतने अंदर गए हुए नहीं हैं, इसलिए कि अभी जून में जो है वो सलवात पढ़े मोहम्मद अभी जून में 12 रोज़ा जो जंग हुई है, उसमें आपने ईरान के जो है वो सिक्योरिटी के पर्सनल जो हेड थे उनको शहीद किया है। शहीद करने का मतलब ये है कि आप उनको खरीद नहीं पाए। अगर खरीद कर पाते तो कत्ल क्यों करते? तो ये जो कत्ल कर रहे हैं आप, ये तो बता रहा है कि आप खरीद नहीं कर पा रहे। जब खरीद नहीं कर पा रहे तो कैसे जाएंगे आप? वो सिलसिला भी कोई किसी की समझ में आने वाला कोई नहीं है। इस वक्त जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अमेरिका की पिछली आप तारीख देखें तो कभी भी अमेरिका ने किसी ऐसे मुल्क पे हमला नहीं किया जो कि मजबूत है। पहले उसको अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करता है, फिर उस पर हमला करता है। 3-4 बड़े मिसाली हमारे सामने जो है मौजूद है। सबसे पहली मिसाल जो है वो 70s और 60s और 70s की जो है वो ये वियतनाम है। वियतनाम उस वक्त जो है कमज़ोर मुल्क था, लेकिन वहाँ पे पहुँच तो गए, लेकिन फिर जो वियतनामियों ने इनकी हालत की है वो वैसे ही थी जैसे अभी अफगानियों ने इनकी की है। तो जब गए हैं तो ये तो नाकाम हुए हैं। एक भी जंग जो है अमेरिका ने नहीं जीती। कोई भी आप उठा के देख लें, एक भी जंग जो है अमेरिका ने नहीं जीती। बूट्स ग्राउंड करके, ग्राउंड में जाके वो तो खौफजदा करता है, वो खौफजदा करके मारता है। अगर कोई खौफ में आ गया तो मर गया, नहीं तो नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ, उसके बाद इराक में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। इराक में जब तक जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के उन मुआयनाकारों ने ये बिल्कुल वाज़े करके नहीं बता दिया कि सद्दाम के पास कोई भी मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार नहीं, फिर उन पे हमला किया। अगर होते तो नहीं करते, ताकतवर पे कभी नहीं किया। शुमाली कोरिया हमारे लिए मिसाल है। शुमाली कोरिया ने जब से ये एटॉमिक जो है वो बना लिया है, उसके बाद खत्म हो गया। कोई हमले का जो है वो जिसको कहते हैं कि बयान भी नहीं आ रहा। अमेरिका कभी ताकतवर मुल्क पे हमला नहीं करता, ये उसकी तारीख है। और जिन कमजोर मुल्कों पे भी उसने हमला किया है और उसके अंदर गया है, कभी वो कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हुआ है और अपनी इज्जत जो है खराब करके निकला है। अफगानिस्तान ईरान के मुकाबले में छोटा मुल्क है। इराक ईरान के मुकाबले में छोटा मुल्क है। इराक के और नहीं तो कम से कम 3 अगर इराक बनाए तो ईरान बनता है। ईरान बड़ा मुल्क है एराजी के हवाले से। अच्छा,
پھر آج کل یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جی وہ بحری بیڑے جو ہے جمع ہو رہے ہیں، ایک فلاں ایک ابراہم لنکن اور ایک فلاں اسٹرائک اور یہ سارے، یہ دور اب ان کا گزر چکا ہے اس طرح کی جو ہے صورتحال، اس لیے کہ اس کو ہٹ کرنا کسی بھی میزائل کے ذریعے سے کہ جو سپرسانک ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ استعمال کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ صرف جو ہے وہ رن وے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ اس سے جہاز جو ہے، ہوائی جہاز جو ہے وہ پرواز کر جائے، اس پہ آپ ایک بھی بم گرا دیں تو رن وے خراب ہو جائے گا، اس کو جانا پڑے گا، پھر جو ہے وہ کئی مہینے جا کے مینٹیننس کرائے، ریپیئر کروائے، پھر جو ہے قابل ہوگا۔ تو اس طرح کے جہازوں کو آپریشن سے نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل یہ کوئی بڑی قوت نہیں ہے۔ 12 روزہ جنگ میں ایران نے بہت کچھ سیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ روزانہ سیکھ رہی تھی۔ پہلے 3 دنوں میں جو اسرائیل پہ حملہ ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے میزائل اور ڈرون جو ہے وہ بھیجے، اور اس کا ریسپانس دیکھا کس طرف سے کیسا ہے، نارتھ کی طرف سے بھیجے کیسا ہے، ساؤتھ کی طرف سے بھیجے کیسا ہے، ایسٹ ویسٹ مختلف انہوں سے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اس کی تعداد کم کر دی، لیکن جتنے جاتے تھے وہ سارے ہٹ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہو گیا ان کی کمزوریاں، اور وہ اس کے بعد 12 روزہ جنگ میں اسرائیل نے اور امریکہ نے کہا کہ جنگ بند کرو، ایران نے تو نہیں کہا۔ تو کمزور وہ ہوئے، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے پاس کوئی نئی چیز نہیں آئی جون اور جو ہے وہ یہ جنوری میں کہ وہ کوئی نئے طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ سکیں۔ وہی قوتیں جو اس کے پاس پہلے سے تھی، اب بھی وہی ہیں، اسرائیل کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی۔ صورتحال جو ایران کے حوالے سے ہے، وہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم پچھلے طرح سے جیسے ہم نے ریسٹینٹ ظاہر کیا تھا، ایک تحمل کا اظہار کیا تھا، جتنا ہم پہ حملہ ہوتا تھا ہم بھی اس کے تناسب سے جواب دیتے تھے، لیکن اس دفعہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو یہ تناسب وناسب ہم نہیں دیکھیں گے، ہم پھر اپنی فل جو ہے قوت سے حملہ کریں۔ اور اسرائیل اس وقت جو ہے فل قوت سے ایران کا حملہ برداشت کرنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہے، نہ جو ہے وہ امریکہ تیار ہے۔ پھر یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا جو ہے جس کو کہیں آرماڈا جنگی ایک جنون پیدا کیا ہوا ہے اور یہ لایا ہوا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ صرف خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ایران کو، اور چاہتا ہے کہ اس کے مطالبے مان لیں اور ٹیبل ٹاکس کے ذریعے سے معاملہ طے ہو جائے۔ بھائی کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ ایران سے چاہتے ہیں؟ تو یہ ٹرمپ نے کئی دفعہ اس کو کہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جتنی بھی ایٹامک یہ جو ریسرچ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے آپ کے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ میڈیم رینج سے ذرا لمبی رینج کے ہیں وہ سارے ختم کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ جو حمایت کرتے ہیں اپنے ہم فکر تنظیموں کی اور اس کی، وہ بند کر دیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے
बातचीत नहीं है, मतलब ये है कि आप तस्लीम कर लें, बस टेबल पे सिर्फ लिखा हुआ हो। और ये ईरान जो है वो इसी को लंबे अरसे से जो है वो झीलता हुआ आ रहा है, और मामला इस वक्त जो है वो ये है। अब दो सूरतें हैं। एक ये है कि ईरान इसको कबूल कर लेता है, जिसका कि कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि ईरान कबूल कर ले कि वो जो है वो इनरिचमेंट में भी नहीं करेगा, और अपने मिसाइल जो सिस्टम है उसको भी स्केल डाउन करेगा, और तीसरा ये है कि तंजीमों की मदद जो है वो भी बंद करेगा। या तो ईरान कबूल कर ले तो ख़त्म हो जाएगा मामला, लेकिन ये जंग ख़त्म नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, ये जंग जारी रहेगी, किसी और तरीके से जारी रहेगी। नहीं करता तो फिर क्या होगा? अगर ईरान ये कबूल नहीं करता फिर क्या होगा? फिर कहा जा रहा है, जो मगरबी मीडिया ही है उसमें, जो जिसको कहते हैं कि ट्रंप की नफ्सियात को जानने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिर ये होगा कि पिछली तरह की तरह ईरान पे चंद बम बरसाए जाएंगे, जैसे जून वाली जंग में 12 रोज़ा में हुआ। अमेरिका ने जो है अपने जहाज भेजे, और B-20 जो है वो जहाज, उसने टोटल मेरा ख्याल कोई 4 के करीब जो है बम फेंके थे। उसके बाद जो है वो ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि जी हम कामयाब हो गए, और ईरान की सारी तवानाई हमने ख़त्म कर दी। तो अगर कोई कहे कि ये तो झूठ होगा, तो कहा गया झूठ तो बोलने में कोई मसला नहीं है ट्रंप के लिए, पहले भी कई दफ़ा बोल चुका है, अब भी बोलता रहेगा, कोई मसला नहीं। तो दो ये सूरत हाल है, या तो ईरान कबूल कर ले तो फौरी तौर पे जो जंग है वो टल जाएगी, फिर आगे फिर दूसरे मसाइल होंगे। ईरान कबूल नहीं करता तो ये इस तरह से होगा, किसी जगह पे हमला होगा, 2-4 बम गिराएंगे, और ऐलान हो जाएगा ट्रंप की तरफ से कि जी हम टोटल कामयाब हो गए, और इंशाअल्लाह जो है वो 2 साल में 3 साल में ईरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और कोई तरीका जो है वो मगरबी मीडिया में भी जो संजीदा अफराद हैं उनको मैंने सुना है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ अफराद हैं कि जो जानते ही नहीं हैं कि ईरान क्या है और अमेरिका क्या है, वो हैं इस तरह से। वो समझते हैं कि बस हर कुछ जो है अमेरिका सब कुछ कर सकता है, जबकि अमेरिका इस वक्त जो है कुछ नहीं कर सकता। मगरबी मीडिया में एक रेड्स है, उसने वो मिसाल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अमेरिका इस वक्त, अमेरिका की सूरत हाल ये है कि होता है फुटबॉलर, वो अपनी बॉडी बनाता है, ताकत बनाता है, जवान है, और फुटबॉल खेलता है, और उसके साथ जो है वो उसकी बॉडी भी मजबूत होती है, और अगर जो है वो 1.5 घंटे की ये होती है फुटबॉल का सेशन, 1.5 घंटे तक भागता फिरता है और कामयाब होता है। लेकिन यही फुटबॉलर जो है उसकी बॉडी तो बनी हुई है, लेकिन उम्र हो गई है 70 साल। अब उम्र 70 साल हो गई है, और वो चाहे कि उसी तरह से भागे दौड़े जिस तरह के जवानी में था, तो ये उससे नहीं होगा। कहा कि अमेरिका इस वक्त बूढ़ा हो चुका है, ठीक है कि उसकी पुरानी बॉडी बनी हुई है, लेकिन उस पुरानी बॉडी के साथ वो उस तरह से खेले कि जिस तरह से जो है जवानी में खेलता था, वो दौर गुजर गया। अब सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है। अच्छा, एक जो सूरत हाल इसमें समझने की है वो ये है कि 12 रोज़ा जंग जो जून में हुई थी,
उसमें ईरान ने अपनी कमज़ोरियों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया था। ज़्यादातर उनकी जो कमज़ोरियाँ थी वो डिफेंस सिस्टम के हवाले थे, एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से। और वो एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से इस तरह से थी कि सारी दुनिया की पाबंदियां हैं ईरान पे, और ईरान ने ख़ास तौर पे ये फौजी और इसमें जो है कोशिश की है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। तो अपने पाँव पे जो उसने अपने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं अभी, वो टेक्निकली जो है वो उतने नहीं हैं कि सारे हमलों को रोक सके। उसके बाद ईरान ने उसको बेहतर करने की कोशिश की है। जो पहले ईरान रशिया और मसलन चाइना से ये डिफेंस सिस्टम नहीं ले रहा था, वो कह रहा था हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, जो भी होगा अपने पाँव पे होगा। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ईरान ने कुछ सिस्टम्स जो है वो लिए हैं, कुछ रशिया से लिए हैं, कुछ चाइना से लिए हैं। ये 12 रोज़ा जंग में एक शहर है बूशहर, जहाँ पे एटमी बिजली घर है, और उसको जो है वो बना रहे थे रशियन। तो रशियन ने कहा कि ठीक है, आप अगर बाकी मुल्क के लिए हमसे नहीं लेते तो हम अपना जो S-400 सिस्टम है, वो अपनी जो इंस्टॉलेशन है जिसको हम बना रहे हैं बूशहर, उसमें हम लगा दें अपना सिस्टम। ईरान ने कहा अगर अपने लिए लगाना चाहते तो भले लगा लें। वो बूशहर में S-400 सिस्टम था उस वक्त, लेकिन वो ईरानी नहीं चला रहे थे, वो खुद जो है रशियन ही चला रहे थे। और चूंकि उनकी अपनी जो है वो वहाँ पे अफरादी कुव्वत थी जिनकी वो हिफाजत करना चाहते थे, तो इस पूरे जंग में बूशहर पे एक भी इन्होंने मिसाइल या हमला नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे जो है S-400 मौजूद है। उसके बाद ईरान ने रशिया से क्या लिया है और चाइना से क्या लिया है, इस हवाले से उसकी कोई जिसको कहते हैं कि वाज़ेह सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन ईरान ने लिया ज़रूर है। ये कहा जा रहा है कि डिफेंस जो है उसको बेहतर ज़रूर किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान जून वाली हैसियत से इस वक्त ज़्यादा बेहतर हालत में है, डिफेंस के हवाले से भी और अफेंस के हवाले से। डिफेंस के हवाले से उन्होंने चाइना और रशिया से मदद ली है, और अफेंस के हवाले से उन्होंने तजुर्बात के ज़रिए से अपने जो है वो तरीक़ेकार को बेहतर किया है। इसलिए अगर मुकाबला होता है, जो कि जिसकी तरफ कोई नहीं कह रहा कि जी बाकायदा कोई बड़ा मुकाबला होगा, और अमेरिका जो है वो अपनी फ़ौजें जो है ईरान के अंदर भेजेगा, और जिसको कहते हैं कि शहरों में मुकाबला होगा, और ये सारी चीज़ें जिसकी तरफ कोई नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल अगर हो तो एक मैं गुफ्तगू सुन रहा था यानी मगरबी दुनिया के हवाले से, तो उसका एक था इसका जिसको कहते हैं कि अमेरिकी नेवी का था या पता नहीं, पुराना एक जो है वो कह रहा था कि जी मेरे अगर इस तरह का होता है तो सबसे पहले तो इसराइल को मैं पूरा जलता हुआ देख रहा हूँ। इसराइल पूरा जलता हुआ है, जल जाएगा, इसराइल रहने के काबिल नहीं रहेगा। और कहा कि ईरान को इस हवाले से कोई एटमी ताकत की ज़रूरत नहीं है। इसराइल के बीच में इसराइल ने जो एटमी कुव्वत के हवाले से अपना मरकज़ बनाया हुआ है, अगर ईरान उस पर एक दो जो है मिसाइल फेंक देता है तो वही फटेगा, और वही कुछ होगा जो एक एटमी धमाके से होता है। और इसराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसको कहें कि इस वक्त अगर
कराची को आप बना लें तो शायद कराची और इसराइल बस एक बराबर है आपस, कोई ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं है। तो ये सारा वो उसने कहा कि जी एक तो मैं इसराइल को जो है वो पूरा जलता हुआ देख रहा हूँ, इसराइल रहने के काबिल नहीं रहेगा और सारे इसराइली भागेंगे और ये सारा यूरोप और अमेरिका जो है वो पनाहगज़ीनों से भर जाएगा। कहा कि एक तो मुझे ये नज़र आता है अगर इस तरह का हुआ तो, और दूसरा ये नज़र आता है कि जो अमेरिका मसलन ज़वाल का शिकार है और अगले 20 साल तक एक आहिस्ता आहिस्ता जाके ख़त्म होगा। कहा कि वो जल्दी हो जाएगा और वो 20 साल की वजह जो है बदले जो है वो हो सकता है 10 साल में ख़त्म हो जाए, अमेरिका की क़ुव्वत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि ईरान जो है वो इसके पूरे जो मौजूद हैं इस वक्त जिसको हम कैंटोनमेंट कहते हैं या अड्डे कहते हैं, जो मौजूद हैं 70s से 1970s से। बहरीन में है इसका, उसके साथ साथ कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरब में है और इधर ओमान में है। ये सारा बीच में सिर्फ जो है वो ये 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की जो है वो समंदरी पट्टी है। आज से 3 साल पहले ये जो इनका सेंटकॉम है यहाँ पे मरकजी कंट्रोल सब इन अड्डों का सेंटकॉम, उनका जो है वो जनरल था जनरल मैकेंजी। उसका मैंने देखा था, उसने अमेरिका में अपनी हुकूमत को लिखा था कि इस वक्त हम जो है वो ईरान के मिसाइलों के बिल्कुल जद पे हैं और हमारे पास रिस्पांस का टाइम भी नहीं है कि मिसाइल चले और फिर कुछ मिनट्स हों ताकि उसका रिस्पांस टाइम भी नहीं है हमारे पास। उस तरफ ईरान है, उसके मिसाइल पड़े हुए हैं और इस तरफ जो है 32 किलोमीटर के इस तरफ जो है वो हमारे अड्डे हैं। उसने कहा कि सबसे पहले इसको जो है मुंतकिल करें ऐसी जगह पे कि जहां से अमेरिका को रिस्पांस टाइम मिल सके, और उसने फिर ये भी दिया था कि कहाँ पे मुंतकिल किए जा सकते हैं। कहा कि या तो मुंतकिल करें आप जो है वो मिस्र की तरफ, और ये सारे जितने आपने ये 32 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है रखे हुए हैं ये सारे आप मुंतकिल करें मिस्र की तरफ, ताकि रिस्पांस टाइम जो है मिल सके, ताकि हम मुकाबला कर सकें, वरना इस वक्त जो है वो हमारे पास रिस्पांस टाइम भी नहीं है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये कोई अमेरिका के लिए आसान काम नहीं है, और इस तरह का अगर कोई जिसको कहते हैं कि इलॉजिकल डिसीजन ले भी लेता है अमेरिका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका का। और ईरान की रिजीम चेंज ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो उन्होंने असेट्स बनाए थे अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए से वो भी उन्होंने 2 दिन 3 दिन में जो है अपने ख़त्म कर लिए हैं। अब उनके पास कोई असेट्स नहीं है ईरान की सरजमीन पे। हाँ, अगर उनके वो असेट्स चल जाते और 3 दिन की बजाय ये 10, 12, 15 दिन तक चल जाते तो फिर हो सकता था कि इस बीच में अंदर भी खराबी हो रही है, बाहर से भी हमला हो तो इम्कान हो सकता था रिजीम चेंज का, लेकिन इस वक्त रिजीम चेंज का कोई इम्कान नहीं है। और लॉजिकली जो है वो कोई मुकाबले का जो है वो सूरत हाल नहीं है। ये सिर्फ इरादों की जंग है जो कि पहले दिन से शुरू हुई है, आज भी जारी है। और अगर इलॉजिकल तौर पे
امریکہ جو ہے وہ فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا. سب سے زیادہ نقصان جو ہے اسرائیل اٹھائے گا، اس کے بعد جو ہے امریکہ اٹھائے گا، اور رژیم چینج ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے. یہ مغربی میڈیا کے جو افراد ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ سنجیدہ افراد ہیں، ان کا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیا ہے. یہاں سے ظاہر ہے کہ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں اور اس وقت دیکھیں تو ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ ارادوں کی جنگ ہے. امریکہ ڈرانا چاہتا ہے، خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، خوفزدہ کر کے اپنے مطالبات منوانا چاہتا ہے، اور یہ ظاہراً ہونے والا نہیں ہے. صورتحال یہاں تک جو ہے وہ صورتحال اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ چونکہ اس وقت امریکہ اور یورپ کے درمیان بھی کوئی، جس کو کہتے ہیں کہ پہلی والی محبتیں اور حمایتیں نہیں ہیں. جب پہلے والی حمایتیں تھیں تو نیٹو پورا افغانستان آیا، نیٹو پورا جو ہے عراق گیا، لیکن نیٹو کے ساتھ بھی وہ افغانستان اور عراق میں کچھ نہیں کر پایا، واپس جانا پڑا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اس وقت جو حزب اللہ ہے یا شام ہے، وہ چونکہ شام ہاتھ سے گیا ہوا ہے ظاہراً، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کی جیسے قوت کم ہوئی ہے. حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ان کی قوت کم ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف نہیں دیکھا جا رہا. دوسری طرف ایک طرف یمن ہے. یمن نے وہ کچھ کر دکھایا ہے کہ جو اس جنگ سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یمن نے وہ کچھ کر کے دکھایا. دوسری طرف اس وقت جو عراق میں حکومت آئی ہے وہ بھی وہی حشد الشعبی کی ہے، اور ایران امریکہ مخالف ہے. امریکہ کے جو عین الاسد، ان کی جو بڑی اور آخری چھاونی تھی، وہ بھی جو ہے ان سے خالی کروائی گئی ہے. اس وقت جو ہے کوئی امریکی فوجی عراق میں موجود نہیں ہے سوائے کردستان کے علاقے کے، جو کہ اپنا آٹونامس جو ہے وہ باڈی ہے. باقی پورا جو ہے وہ امریکہ مخالف حکومت ہے. ٹرمپ نے جو ہے وہ دھمکی بھی دی تھی کہ نوری المالکی جو ہے اس کو اگر کیا گیا تو ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. نوری مالکی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی جو کرنا ہے کر لیں، میں تو اپنی کینڈیڈیسی جو ہے امیدواری جو ہے جاری رکھوں گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس طرح نہیں کہا. تو وہ معاملہ جو ہے اس وقت عراق بالکل جو ہے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ ایران حمایت والی حکومت آ گئی ہے، امریکہ مخالف حکومت آ گئی ہے. تو اگر شام میں تھوڑا سا کمزور ہوا ہے تو ادھر مضبوط ہوا ہے. اور شام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہوا ہے، یہ تھوڑا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ صورتحال کیا جو ہے وہ ہونے والی ہے. جہاں تک حزب اللہ ہے، حزب اللہ اور چونکہ حزب اللہ نے جو اسرائیل کے ساتھ یہ شروع کیا تھا وہ تو فلسطین کی حمایت میں شروع کیا تھا. تو اب حماس کے ساتھ چونکہ اسرائیل کی جو ہے وہ ہو گیا ہے ایک معاہدہ، تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک یا دو افراد کے جانے سے کوئی صورتحال جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، نہیں. حزب اللہ نے بھی اور یمن نے بھی اور عراق نے بھی، یہ سارے مل کے اس وقت جو ہے علاقہ پورا جو ہے وہ ایک جیسے کہ ون یونٹ کہتے ہیں،
वो उस तरह से मौजूद है। तो ये इस तरह से सूरत हाल है, कमज़ोर नहीं है इस वक्त ईरान, न इराक, न यमन, न हिजबुल्लाह। इस वक्त अमेरिका, इसराइल दोनों उसी हालत में हैं कि जैसे जून में थे। जून में अमेरिका कुछ नहीं कर सका सवाए 4 बम फेंकने के। इसी तरह से इसराइल जो है वो उसने मार खाई, ईरान ने उससे सीखा है। ईरान ज़्यादा मजबूत हुआ है अपने हवाले से और वो उसी सतह पे हैं। तो जो लॉजिकल एक कंपैरिजन है वो तो ये है कि जी ये सिर्फ इरादों की जंग है, वो चाहते हैं कि डरा धमका के और जो है टेबल टॉक्स के ज़रिए से वायदा करवाएं, लेकिन वो होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ट्रंप के पास वही रास्ता रहेगा, 2-4 बम गिराएगा और उसके मुकाबले में ईरान भी 2-4 मिसाइल भेजेगा और अमेरिका कहेगा जी हम कामयाब हो गए। ये है वो तज्जिया जो कि हमें बैनुल-अक़वामी मीडिया में संजीदा तौर पे जो है वो मिल रहा है। बाकी 1-2 अफराद हैं जो हवाई बातें करते हैं। एक फर्द से जो है वो इसने महदी हसन ने जो है इंटरव्यू किया, जो कि ये कह रहा था कि जी अमेरिका सब कुछ कर सकता है, और वो खुद जो है वो जिसको कहते हैं कि पेंटागन का वो फर्द था। तो महदी हसन ने पूछा कि ईरान के कितने सूबे हैं? कहा कि ये मुझे मालूम नहीं है। ईरान की आबादी कितनी है? कहा कि ये भी मालूम नहीं है। उसने कहा तुम्हें ईरान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, फिर कैसे कह सकते हो कि सब कुछ हो सकता है? पहले मालूम तो करो, मालूमात तो हो। ये एक हवाई चीज़ें होती हैं जो जहन में मुतकब्बर इंसानों के होती हैं कि ये हमारे मुकाबले में कौन है? कोई नहीं है, बस हम सब कुछ कर सकते हैं। ये अब होने वाला नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त ईरान मजबूत हालत में है, उसके हामी भी मजबूत हालत में हैं, ताकतवर हालत में हैं, जून वाली जंग से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में है, और अमेरिका और इसराइल उसी सूरत हाल में हैं, और कोई ज़्यादा ये इम्कानात नहीं है कि बड़े पैमाने पे कोई जंग हो। पहले तो या तो धमकियों के ज़रिए से जो है वो आमादा कर लिया जाएगा, और जो नज़र नहीं आता, इसलिए कि ईरान ये जो है सुनता आ रहा है हमेशा से, तो फिर वही होगा, थोड़ा सा एक ड्रामा होगा और मामला जो है किसी और मुकाबले के लिए जो है पीछे चला जाएगा। ये सूरत हाल जो है बताई जा रही है। मज़ीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मोमिनीन को महफूज रखे और ईमान और अल्लाह के दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमाए, और हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और हमारे जान और माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में कौमी मफादात नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। इस वक्त सिर्फ ज़ाती मफादात। तकरीबन 15 साल से पाकिस्तान के लिए ये वाज़ेह हो चुका है कि उसका मफाद मगरबी ब्लाक के साथ नहीं है, उसका मफाद इस ब्लाक के साथ है जो चाइना और रशिया और ईरान और ये इस ब्लाक के साथ है। पाकिस्तान क्यों अभी तक वाबस्ता है मगरब से? उसका सबब यह है कि ज़ाती मफादात वहाँ पे वाबस्ता है। लोग करप्शन यहाँ पे करते हैं,
पैसा रखा हुआ है मगरबी बैंकों में, अयाशी करने वहाँ पे जाते हैं, बच्चे उनके वहाँ पे हैं, पढ़ते वहाँ पे हैं बच्चे, सारा बनाया हुआ सेटअप वहाँ पे है। यहाँ पे तो सिर्फ करप्शन करना उनका जो है वो काम है। अब वो मगरब को कैसे मुखालिफत जो है उसकी करें, इसलिए कि उनका पैसा जो है जब्त हो जाएगा। तो ज़ाती मफादात की बुनियाद पे हमारी पॉलिसी जो है वो तय हो गई। पाकिस्तान का क्या मफाद है कि ये जो पीस बोर्ड नाम से बना है उसमें शामिल हो? पाकिस्तान का क्या मफाद है? कोई मफाद नहीं, मुल्क का कोई मफाद नहीं है उसमें। लेकिन ज़ाती मफादात हैं कि बड़े साहब को राज़ी रखना है, मगरब को राज़ी रखना है, नाराज़ नहीं करना। क्यों नाराज़ नहीं करना है? इसलिए कि हमारे फिर ज़ाती मफादात जो है वो हो जाते हैं। तो पाकिस्तान चल रहा है ज़ाती मफादात की बुनियाद पे, और जब तक ये सूरत हाल है ऐसा ही रहेगा। और पाकिस्तान के उसमें शामिल होने और न होने से फ़लस्तीनियों को न कोई फ़ायदा पहुंचेगा न कोई नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कि पाकिस्तान के फौजी जाके वहाँ पे जो है फ़लस्तीन की हिमायत करेंगे ये मुमकिन नहीं है, और जाके मुखालिफत करेंगे तो जो भी जाएगा मुखालिफत तो करेगा। तो फ़लस्तीनियों के लिए तो एक ही चीज़ है, पाकिस्तान से जाए या अमेरिका से आए या बरतानिया से आए या कहीं से भी आए, तो पाकिस्तान के फौज जो है इसमें जाने से एक तरफ तो फ़लस्तीनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का कोई मफाद नहीं है, जिसको कहते हैं कौमी मफाद के हवाले से। लेकिन फैसले चूंकि हमारे यहाँ ज़ाती मफाद की बुनियाद पे होते हैं, तो अल्लाह जानता है क्या होगा। काफी मुसलमान फौज को नहीं, फौज है, ऐसा नहीं है कि फौज नहीं है। वो उतनी कुव्वतमंद नहीं है, ताकतवर नहीं है, उसके पास उतना जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत नहीं है, वो ये नहीं करते, वो है। लेकिन फौज नहीं, ऐसा नहीं है कि फौज नहीं है, फौज है। इराक के पास भी है और कुवैत के पास भी है। कोई मुल्क यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फौज ना हो। हाँ, कुछ मुल्क कहे जा रहे हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड है, उसके पास फौज नहीं है, या इस तरह से कुछ है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसमें फौज ना हो। हाँ, कम है, ज्यादा है, उसकी ताकत कम है, ज्यादा है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास फौज ना हो। ये ईरान के एक दो दोस्त हैं, साथी हैं, बाकी जो पड़ोसी मुल्क हैं वो दुश्मन हैं, लेकिन वो अमेरिका की कैंप है। तो ईरान ने किस तरह से उनको कायल किया है कि वो अमेरिका के उसमें अभी जो जंग चल रही है उसका साथ न दें। जी, अमेरिका के हामी हैं, खासतौर पे यूएई है इस वक्त। उसका सबब यह है कि ये अरबों में भी इस वक्त इख्तिलाफ हो गया है। अरब भी दो कैंपों में बट गए हैं, एक सऊदी अरब के साथ है, एक जो है यूएई और कतर और उसके साथ है। तो यूएई है इस वक्त, यूएई ने जाके मुआहदा किया है इंडिया से, जबकि सऊदी अरब ने मुआहदा किया है, डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान से। दो हिस्सों में ये तकसीम है। सऊदी अरब ने ज़ाहिरन जो बयान दिया था वो ये था कि ईरान पे जो भी हमला होगा उसकी वजह से जो है पूरा खित्ता जो है बदअमनी में जो है वो फंस जाएगा, तो उसकी हिमायत नहीं की। यूएई का कोई बयान नहीं है, लेकिन लगता यह है कि यूएई शायद अमेरिका या उसको कोई अपनी जो है चीज़ें दे, हिमायत करे। लेकिन इनकी हिमायत और उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक होता है ना कि जी फलां ने अगर हिमायत कर दी तो पासा पलट जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इनकी कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि अगर हिमायत कर दें तो
بہت زیادہ فرق پڑ جائے، اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن عربوں نے بھی کافی سیکھا ہے پچھلی جنگ سے، خاص طور پہ اسرائیل نے جو قطر پہ حملہ کیا، تو قطر تو اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ مذاکرات کروا رہا تھا، اور اسی اسرائیل نے جو ہے حملہ کر دیا اس کے اوپر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال کافی فرق پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ ساری بادشاہتیں ہیں، دنیا میں جتنی بادشاہتیں اس وقت قائم ہیں، انٹیکٹ بادشاہت ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس ہو یا عربوں کے پاس، باقی جگہ سے ختم ہو گئی، یا صرف آئینی بادشاہت ہے جیسے برطانیہ میں ہے، یا مثلاً جو ہے وہ جاپان میں ہے، یا اس طرح سے فلپین میں ہے، دوسری جگہ پہ آئینی بادشاہت ہیں، ان کا صرف جو آئینی کردار ہوتا ہے، باقی حکومت جدا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پہ حکومت ساتھ ہے وہ یہ عرب اور مسلمان ممالک، اور یہ جو بادشاہ ہوتا ہے ظاہر کا عوام کی حمایت سے تو نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، خطرے میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی سیکیورٹی چاہیے۔ وہ سیکیورٹی جو پچھلے کچھ دور ہیں اس میں جو ہے امریکہ فراہم کرتا تھا، سعودی عرب کو سیکیورٹی امریکہ فراہم کرتا تھا، عربوں کو بادشاہتوں کو سیکیورٹی امریکہ فراہم کرتا تھا۔ اس وقت امریکہ یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر پا رہا، یہی تو فرق آیا ہے اس وقت کہ نہیں کر پا رہا۔ وہ اسرائیل کو ہی نہیں کر پا رہا تو باقی دوسروں کو کہاں سے کر پائے گا؟ تو عربوں میں بھی کافی فرق آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عرب اگر حمایت بھی کر دیں امریکہ کی تو کوئی زیادہ فرق پڑنے والا ہے، زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی بڑی کوئی قوت نہیں ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ میزان جو ہے وہ جدا کر دیں۔ جی جی اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ یہ جو پالیسی اختیار کی ٹرمپ نے، اس نے بیک فائر کیا، ٹیرف لگانا، ٹیکسز لگانا سب پہ، کینیڈا کے اس کے اوپر، اور یورپی اس کے اوپر، اور چائنا کے اوپر، اور اس کے اوپر، وہ سارا جو ہے وہ بیک فائر ہوا ہے۔ بیک فائر کیسے ہوا؟ بیک فائر یہ ہوا کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اب کوئی چیز باہر سے آ رہی ہے، پہلے ٹیکس نہیں تھا، وہ امریکی کو مل رہی تھی $5 میں، اب $2 کی ٹیکس لگ گئی تو اس کو وہی چیز جو ہے $7 میں مل رہی۔ تو متاثر تو آخر میں وہی ہوا نا، امریکہ اور اس کے شہری، وہ اس کی وجہ سے جو ہے صورتحال اندرونی طور پہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کئی جو ہے اس میں باقاعدہ اسپیشل یہ جو آئس ہے، ICE، اس کو جو ہے بھیجا گیا ہے، جبکہ آئس جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے شہری کوئی وہ تنظیم نہیں ہے کہ شہری پولیس ہو یا شہری، مرکزی ہے، وہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی نہیں ہے، اسٹیٹ کی اپنی پولیس ہوتی ہے، اور انٹیریوٹ جو ہے وہ بھی پولیس ہوتی ہے، وہ سارے ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ اس کو بھیجا گیا، اس نے 2-4 لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اس کی وجہ سے سارا صورتحال جو ہے وہ بگڑ گئی ہے۔ تو یہ ہے، اور یہ اور زیادہ خراب ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اس پالیسی سے ہاتھ اٹھا نہیں رہا، جبکہ اس کے پالیسی کے نتیجے میں پورا مغرب اس سے جدا ہو گیا۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے کوئی 10 سال کے بعد جو ہے وہ چائنا پہنچا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کینیڈا کا وزیر اعظم جو ہے وہ چائنا پہنچا ہوا تھا۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے، وہ جو اس کے حامی تھے اور جو اس کے بالکل وہ سارے جو ہے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ امریکہ
उनकी जो है वो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मध्य मुकाबला के खड़ा हुआ है। तो इस तरह से अमेरिका अपनी हिमायत ख़त्म कर रहा है, एक तरफ हामी इसके ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इतना खुल के वो काम कर रहा है जो पहले जो है अमेरिका छुप के करता था। सीआईए ने साजिश की और हुकूमत पलट गई, ये कई जगह पे हुआ है। फिर कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हुआ है। अब तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। वेनेजुएला के सदर को उठा के लाए, कहा कि मैं हूँ नायब सदर मुल्क का। कहाँ से नायब सदर, जाओ उधर तो पता पड़े। उसको किडनैप करके जो है लाए हैं आप। तो इससे जो है उसकी अमेरिका की जो है इज्जत जो खराब हुई है वो और ज्यादा, उसकी सूरत हाल जो है वो खराब हो गई। तो इससे पूरे अमेरिका जो है जो जवाल का शिकार था, उस जवाल को तेज किया है आके ट्रंप ने। ऐसा नहीं है कि उसको डिले किया हो, डिले नहीं किया। पलटाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन डिले किया जा सकता था। वो डिले करने की बजाय जो है वो उसने उसको तेज किया है अमेरिका के उस जो है वो जवाल को। अमेरिका और ईरान की जंग है, क्या ये इकोनॉमी की जंग है या नजरिए फिक्र की जंग है? क्योंकि इस्लामी नजरिया और फिक्र के मुखालिफ दूसरे ममालिक की है। इस वक्त ये जो जंग है ये इसराइल की वजह से, अमेरिका की कोई जंग नहीं। इसलिए कि ईरान अमेरिका के लिए क्या खतरा है। अमेरिका हजारों किलोमीटर जो है दूर बैठा हुआ है, तो ईरान क्या कर सकता है उसके लिए? नहीं। तो ये तो इसराइल के हवाले से है ना, इसराइल को बचाने के हवाले से। इस वक्त जो डिफेंस डॉक्यूमेंट है, जो कि अभी शायद जो है वो अपडेट भी हुआ था अमेरिका का, उसको आप देख लें तो इस वक्त जो है यहाँ पे पहले जो है ये होता था कि जी तेल और इसराइल दो चीज़ें होती थी। अब वो तेल यहाँ से उसकी डिफेंस डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो गया, अब इसराइल रह गया। तो ये जो कुछ हो रहा है वो इसराइल की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसराइल समझता है कि हमारे लिए जो वजूद के लिए ख़तरा जो है वो ये कुव्वत है। और वो जैसे कि अमेरिका को किराए पे लिए हुए है कि जी हमारी तरफ से आप हमला करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो बदल गई है ना। उसका सबब ये है, इससे पहले जब तक ये नहीं हुआ था तूफान अल-अक्सा और ईरान से डायरेक्ट मुकाबला इसराइल का नहीं हुआ था, तो अगर उस दौर में अमेरिका हमला करता तो ईरान को मजबूरन अमेरिका के हवाले से ही जवाब देना पड़ता, वो इसराइल पे तो हमला नहीं करता। लेकिन इस वक्त अमेरिका और इसराइल ऐसे आपस में मिल गए हैं कि अगर इसराइल जरा भी हिमायत न भी करे तो भी वो शामिल है। तो अमेरिका जो है वो अगर कुछ करेगा तो रिएक्शन जो है सबसे पहले तो इसराइल जाएगा। तो इसराइल जो अपने आप को सिक्योर करना चाहता था वो तो नहीं मिली उसको, वो तो उलट जो है वो हो गई। इसलिए पिछली दफा जो ये इसने किया है और कहा कि जी ट्रंप ने जो है वो आखिरी वक्त में जो है वो रोक दिया जहाज़ों को। वो कहा जा रहा है कि इसराइल ने कहा कि जी आप हमला न करें, इसलिए कि ईरान का हम जो है रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त भी वही सूरत हाल है। इसराइल की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन पाई कि ईरान के मुकाबले में वो कोई नए सिस्टम और ला सके कि वो कह सके कि जी अब हम जो है महफूज हो गए हैं, आप हमला कर सकते हैं। वो तो नहीं हुआ, वो तो उसी हालत में है। वही सिस्टम है जो उनके पास थे पहले से। और इस वक्त अगर हमला होता है तो सबसे पहले रिएक्शन जो ईरान का होगा वो तो इसराइल के खिलाफ होगा। तो इसलिए सूरत हाल बदली हुई है इस वक्त। इसराइल जो ये घूम फिर के करवाना चाहता था पहले कि जी अमेरिका हमला करे और हम बचे रहें, वो अब नहीं होगा। अमेरिका हमला करेगा
تو تم بھی نہیں بچوگے۔ کوئی سوال ہو تو؟ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔